नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड इन एग्रीकल्चर। तो अभी न्यूज में इसलिए था बिकॉज इंडिया ने होस्ट किया 9 सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। अब ये ट्रीटी के बारे में देखने से पहले थोड़ा सा एक कंटेक्स्ट में सेट कर देता हूँ कि क्यों हमारे लिए जो प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आयरलैंड का। ठीक है। तो आयरलैंड एक छोटा आइलैंड कंट्री है नेक्स्ट टू इंग्लैंड। ठीक है। तो वहां पे एक पोटैटो फेमाइन आया था। ठीक है। इंटरनेशनली एक बहुत ही बड़ा फेमाइन बोलते हैं, इसे ग्रेट फेमाइन बोलते हैं, ऑफ 1845 टू 1849। तो इश्यू ये हो गया था कि पोटैटो, जैसे कि आप जानते हो, एक साउथ अमेरिकन क्रॉप है। वहां से ये अक्रॉस द वर्ल्ड फैल गया और आज शायद सबसे दुनिया में सबसे चहीता अगर कोई वेजिटेबल है तो वो शायद पोटैटो होगा। ठीक है। फ्रेंच फ्राइज और ये सब कुछ भी बना लो इसका। तो आयरलैंड के अंदर जब ये क्रॉप आई तो वो लोग ओवरली डिपेंडेंट हो गए बिकॉज तब एग्रीकल्चर उतना प्रोडक्टिव नहीं था जितना आज प्रोडक्टिव है। और ना हमारे पास इतनी वैरायटी अवेलेबल थी। जैसे आज तो आपको कुछ भी खाना है तो वो सब अवेलेबल है, बट तब एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो आयरलैंड में क्या चीज हो रही थी, वो ऑलमोस्ट 2/3 जो क्रॉप उगा रहे थे खाने के लिए वो पोटैटो उगाने लग गए थे, इतना उनको पसंद आ गया। ठीक है। लेकिन ये 45-49 ईयर में ऐसा हुआ कि एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन काफी अनफेवरेबल रही, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ी। और दूसरा एक मेजर फैक्टर क्रॉप फेलियर में रहा कि एक फंगाई था। ठीक है। या एक वाटर मोल्ड जिसको हम बोलते हैं, ब्लाइट करके बोलते हैं। तो पोटैटो के ऊपर ये फंगस लग जाता है और वो पूरी पोटैटो की यील्ड को खराब कर देता है। तो अब ये लोग सिर्फ पोटैटो उगाने लगे थे ज्यादा। तो जैसे ही एक तो अनफेवरेबल क्लाइमेट रहा और दूसरा ये पोटैटो फ्लू फैल गया। ठीक है। ये मोल्ड फैल गया तो पूरी की पूरी पोटैटो क्रॉप खराब हो गई और इन आइलैंड में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। ठीक है। और जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो बताता है कि प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है। अदरवाइज कोई एक ऐसा पेस्ट आएगा या फिर कोई एक ऐसा फंगा आ जाएगा और वो पूरे के पूरे हमारे जो फूड है, ठीक है, ये जो फूड चेन है उसको खत्म कर सकता है। इसलिए प्लांट की जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करो ताकि डाइवर्सिटी उसकी मेंटेन रह सके। ठीक है। आगे और भी चीजें देखेंगे। पहले ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ऑल्सो कॉमनली नोन एज सीड ट्रीटी। ठीक है। सीड ट्रीटी से आप इसको जानते हो। और आइडिया इस ट्रीटी के अंदर ये है कि हम लोग कंजर्व करें, यूज करें और मैनेज करें प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। सिर्फ फूड के लिए नहीं, बल्कि फाइबर जो टेक्सटाइल हम लोग यूज कर रहे हैं उनके भी जो जेनेटिक रिसोर्सेज है वो प्रोटेक्टेड रह सके। सो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। तो ये यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना बिकॉज यूपीएससी कई बार पूछ लेगा इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। कई बार उसने ऐसा पूछा हुआ है प्री के अंदर। तो याद रखना इट्स अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी जो कि एफएओ के सेशन के अंदर अडॉप्ट की गई थी। इंडिया इसका पार्ट है और इसी के अंदर हमने एक ग्लोबल सीड वॉल्ट बनाया है जो कि सेवेलबार्ड नॉर्वे के अंदर है। ठीक है। या आर्टिक सर्कल के अंदर आ जाता है ये वाला रीजन। ठीक है। सो यहाँ पे एक हमारे पास ग्लोबल सीड वॉल्ट है। हमारे पास इंडिया में भी हमने एक सीड वॉल्ट बनाया खुद का। कोई बता सकता है कहाँ पे है वो सीड वॉल्ट? लद्दाख। करेक्ट, लद्दाख में है। ये चीज याद रखना, वो सीड वॉल्ट है। आगे हम सीड बैंक की बात करेंगे, वो अलग जगह होगा। तो अभी के लिए ये इसके बारे में इतना पता होना चाहिए हमें। आगे चलते हैं। अभी ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज इसका 9 सेशन हुआ इस ट्रीटी के अंडर और यहाँ पे इंडिया जो है उसको को चेयर बनाया गया है ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एनहेंसमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। यानी एक ग्लोबल सिस्टम हमने तैयार किया है इस ट्रीटी के अंदर जिसके थ्रू हम लोग शेयर करेंगे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को। ठीक है। ताकि जो डाइवर्सिटी है, फार्मर्स के जो राइट हैं वो सब प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है। तो एक बहुत ही ब्रॉड परव्यू है इस पूरी ट्रीटी का। अब ये जो गवर्निंग बॉडी है ये हाईएस्ट ऑर्गन है ITPGF GRFA। ठीक है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। और
इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, मतलब जितने भी कंट्रीज ने इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो सब इसमें इन्वॉल्व है और वो आपस में मिलकर इसमें यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। अब अगर हम बात करें इस ट्रीटी का मेन एम, जैसे बता ही दिया, पहला है रिकॉग्नाइज करना कि एक ग्लोबल सिस्टम है जहाँ पे फार्मर्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, जिससे कि दुनिया जो है आज खाना खा पा रही है। तो फार्मर्स का एक राइट है, उसको रिकॉग्नाइज करती है। फिर इसके अलावा प्लांट ब्रीडर्स और साइंटिस्ट को एक्सेस प्रोवाइड कराती है ऑफ प्लांट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो कई बार कंपनीज जैसे मोनसेंटो का नाम सुना ही होगा, तो वो ऐसे सीड्स बना लेती है जिसके ऊपर उसका एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है। तो ऐसा प्राइवेटाइज होके एक एक्सक्लूसिव मोनोपोली नहीं बननी चाहिए। जो फार्मर्स हैं उनका जो ट्रेडिशनल रोल है उसको भी हमें रिकॉग्नाइज करना है, प्लांट ब्रीडर्स का भी रिकॉग्नाइज करना है और साइंटिस्ट का भी, ठीक है। लास्टली, ensuring that the recipient share benefits, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल से जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं उनका एक बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए इक्वली। तो ये इस ट्रीटी के अंदर आपको पता होना चाहिए। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग इंडिया इंडिया में हम लोगों ने भी एक ट्रीटी या एक एक्ट पास किया है, ठीक है, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट, PPVFR एक्ट 2001। तो ये एक्ट आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज ऑफ द फेमस पेप्सिको केस, ठीक है। तो ये पेप्सिको जो है लेज बनाती है और लेज के लिए वो एक स्पेशल पोटैटो का जो था प्लांटेशन करवा रही थी फार्मर से, मतलब क्रॉप उगवा रही थी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और बाद में पता लगा कि जो फार्मर्स थे ये ओपन मार्केट में उनको बेच रहे थे उन पोटैटोस को। तो केस हुआ और फिर केस में फार्मर्स एक तरीके से जीत गए थे, बिकॉज उन्होंने बोला कि हम लोग खुद कंजर्व कर रहे हैं उस पूरे सीड को, ठीक है। तो ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में था इसलिए पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की, तो इसमें क्या क्या जेनेटिक रिसोर्सेज आ सकते हैं या क्या क्या बन सकते हैं रिसोर्सेज। तो पहला सीड, फ्रूट्स, कटिंग्स, पोलन्स, अदर ऑर्गन्स फ्रॉम विच टिश्यू और टिश्यूज फ्रॉम विच प्लांट कैन बी ग्रोन, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर कई तरीके होते हैं ग्रो करने के। सीड जो कन्वेंशनल हम जानते हैं, इसके अलावा सेपलिंग सीधा ग्रो कर जाता है, ठीक है, कि आपने छोटे छोटे प्लांट सीडलिंग्स बना लेता है और वो सीडलिंग सीधा धरती पे गिरा देता है, ठीक है। तो अलग अलग ट्री की अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे रोज की बात करूं तो रोज का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब आप उसकी एक डाली काट लो और फिर उस डाली को किसी पोटैटो में या किसी काउडंग के अंदर लगाकर गमले में डाल दोगे तो वहां से अपने आप एक नया रोज प्लांट ग्रो कर जाएगा। सो इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि एक प्लांट को ग्रो करने के, ठीक है। अब हमारे पास एक नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है जो कि 1976 में स्टैब्लिश किया था, जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड लेंडिंग ऑल एक्टिविटी कंसर्निंग प्लांट, ठीक है। इसी ने वो नेशनल सीड बैंक जो है, वो सीड वॉल्ट जो है वो बनाकर तैयार किया है लद्दाख के अंदर। और साथ ही साथ एक नेशनल जीन बैंक भी है हमारे पास जो कि दिल्ली में है। तो वो सब इसी के अंडर आते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन फर्दर ICAR के अंदर आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए अपने को। अब प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, एक नेचुरल रिसोर्स प्रोटेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल फाउंडेशन तैयार करते हैं एग्रीकल्चर की, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स इंश्योरेंस अगेंस्ट फ्यूचर एडवर्स कंडीशन। क्या आगे हो सकता है कि कभी कोई पेस्ट आ जाए, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमारा कोई क्रॉप फेलियर हो जाए लार्ज स्केल पे, तो हमारे पास कुछ ना कुछ और जेनेटिक रिसोर्सेज रहेंगे, ठीक है। कि लेट्स से वीट कभी फेल हो गया तो हमारे पास कोई और जेनेटिक रिसोर्स रहेगा या कोई और वीट की वेराइटी रहेगी जो कि उस सर्टेन पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये सब डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीड आर क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आई थिंक हम लोगों ने चैनल पे, अगर आपने रीड किया हो, मस्टर्ड के ऊपर हमने डाला था एक आर्टिकल। तो मस्टर्ड क्या है, अभी GM मस्टर्ड के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया है। मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस मतलब एक लिमिटेड जगह में उसको ग्रो करके देखा जाएगा कि क्या इसको ऑल इंडिया या पैन इंडिया रोल आउट करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा।
तो जीएम मस्टर्ड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में जो जीएम मस्टर्ड एक हाइब्रिड मस्टर्ड बनाया था, उन्होंने कैसे बनाया था, आपस में डिफरेंट वेराइटी ऑफ मस्टर्ड को ब्रीड करवाया था, ठीक है, क्रॉस ब्रीड करवा के एक नई हाइब्रिड वेराइटी निकाली थी मस्टर्ड की, ठीक है। तो यही चीज हमारे काम में आती है कि हम बार बार वेराइटी बना सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग ही करो, आप सिंपली उसके जो पोलन्स है उसको आपस में फर्टिलाइज करवा के एक नई वेराइटी तैयार करा सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इट। नेक्स्ट थ्रेट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या थ्रेट है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को। तो पहला पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग एरिया है जहाँ पे ग्रो हो रहे हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते हम लोग देख रहे हैं कि लार्ज स्केल पे मोनोकल्चर हो रहा है, ठीक है, जो डाइवर्सिटी थी वो कम हो रही है। फिर पॉल्यूशन आ जाएगा, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज जो है पॉल्यूशन के वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं। फिर क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। क्लाइमेट की वजह से जो रेनफॉल पैटर्न है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, वो बढ़ गए हैं। फिर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है जो कि लार्ज स्केल पे इफेक्ट कर रही है हमारे क्रॉप यील्ड को, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो लॉकस्ट वगैरह, वैसे तो वो पेस्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है, पेस्ट हो गया या लॉकस्ट हो गया। नेक्स्ट जेनेटिक वल्नरेबिलिटी एंड इरोजन। तो अभी करंटली अगर हम बात करें तो जो प्लांट क्रॉप है लार्ज स्केल पे एक मोनोकल्चर करते हैं तो वो सारी की सारी पेस्ट से ससेप्टेबल हो जाती है, ठीक है, कि वो एक पेस्ट पूरी की पूरी क्रॉप को खत्म कर सकता है। तो वो भी एक इशू है। लास्टली पेटेंट राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से फार्मर्स और जो ब्रीडर्स हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है, जो इम्बैलेंस है उसको रिस्टोर किया जाए विद रिस्पेक्ट टू फार्मर एंड द ब्रीडर, ठीक है। तो हमारा जो ये पीपीवी एफआर एक्ट जो है, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट, इसमें हम ये दोनों चीजों को रिकग्नाइज करते हैं कि ब्रीडर का भी राइट है, फार्मर का भी राइट है और साइंटिस्ट का भी राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेक्निक्स दिए गए हैं प्रोटेक्टेड प्लांट वैरायटी, बट ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। अगर आप बॉटनी वगैरह बीएससी वगैरह कर रहे हो तब आपको इतना नॉलेज होने की ज़रूरत है, तो इतना डेप्थ में मत जाना, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया इसको। हाँ, ये टेक्निक्स थोड़ी पता होनी चाहिए। तो ये 3 टेक्निक दिया है कि कैसे हम प्लांट वेराइटी को प्रोटेक्ट करते हैं। पहला है फील्ड जीन बैंक, नेक्स्ट है इन विट्रो और तीसरा है क्रायो बैंक, ठीक है। तो नाम से ही काफ़ी कुछ पता लग गया होगा इनके बारे में। तो डिफरेंस इनमें लार्जली इस चीज को लेके है कि हम किस लेवल का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ कितना ड्यूरेशन के लिए प्रोटेक्ट करें। तो फील्ड जीन बैंक जो है, यहाँ पे हम लोग सीड जो हो गया या कोई प्लांट का प्रोपगेटिव पार्ट है जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, उसको प्रोटेक्ट करते हैं इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। मतलब नॉर्मल कंडीशन मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ही रखा हुआ है। हालांकि ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग ताकि वो अपने आप से जर्मिनेट ना हो। जैसे अगर आप दाल को अगर रख दे तो या पटाटो को आप सिंपली किचन में जाके रख दोगे तो कुछ समय में अपने आप जर्मिनेट करने लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ऐसा ह्यूमिडिटी और वो सब पैरामीटर्स कंट्रोल करने हैं कि वो खुद से जर्मिनेट ना हो और प्रोटेक्टेड रहे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इन विट्रो है। इन विट्रो में आप थोड़ा सा और एडवांस हो जाते हो, आप टिश्यूज को भी प्रोटेक्ट करने लग जाते हो, ठीक है। तो यूपीएससी ने एक बार शायद शुगर केन के रेस्पेक्ट में पूछा था प्री के अंदर कि शुगर केन में हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं और उसका ग्रोथ जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो वैसा करके सवाल पूछा था। तो यहाँ पे हम टिश्यू कल्चर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ट्यूब्स के अंदर उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कायरो बैंक में यहाँ पे टेम्परेचर जो है -70 डिग्री 79 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। तो कायरो बैंक जो है बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्ट करता है। ये सेवेल बार्ड और ये जो लद्दाख वाला है, यहाँ पे ये कायरो बैंक का ही कॉन्सेप्ट लगाया है हम लोगों ने, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इट। अब आते हैं वे फॉरवर्ड में। तो पहला, कंस्ट्रक्ट करो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जिसके अंदर हम जो भी प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज हैं जिनका डेवलपमेंट करने की जरूरत है उसका मॉनिटरिंग कर सके, और अगर कोई ऐसा प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है जो डिप्लीट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसके लिए भी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम दे सके। नेक्स्ट, यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक टेक्निक्स लाइक इन विट्रो जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, कायरो बैंक्स, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया, इसको देख लेना। नेक्स्ट,
developing the understanding and extent and distribution of plant variety in plant species. ठीक है, उनका प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए फार्मर्स का कि वो खुद से नई नई वैरायटीज बनाए और उसके ऊपर आईपीआर जो भी प्रोटेक्शन है वो ले सके. ठीक है. लास्टली, providing better documentation and more providing better and more accessible documentation to farmers, indigenous and local communities, ताकि वो plant diversity को more useful and valuable तरीके से कर सके. ठीक है. So this was about it. इसमें अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को ऐड करना है क्या? थोड़ा टेक्निकल हो सकता है बट देख लेना. आई थिंक इसको पढ़ के काफी समझ में आ जाएगा. मैंने मार्क कर दिया जो भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. और फिर आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन. तो सुशांत आप करिए चालू. Yeah, this topic is blue transformation. So it was recently in the news because the FAO they released a report called as a Blue Transformation Roadmap 2022-2030. So जब हमें ये पता चलता है कि it's related by it is released by FAO, तब हमें उनका पर्पस भी पता चलता है. बट if we solely rely on blue transformation word, तो ऑप्शन ट्रिकी हो सकते हैं. सो ये मतलब हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन रिलीज करता है. सो ओके, सो व्हाई इट इज व्हाट इज दिस ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन. सो हमें ये पता होना चाहिए कि दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द रोड मैप फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्वेटिक फूड सिस्टम. तो ये शॉर्ट फॉर्म है AFS. तो आगे बहुत यूज होगा ये. एंड अगेन ये जो blue transformation roadmap है, so it aligns with the 2021 declaration of for sustainable fisheries and aquaculture of Committee on Fisheries, उसका short form है COFFEE, of FAO, and second and also on FAO strategic framework 2022-2031. So ये जो डिक्लेरेशन है सस्टेनेबल फिशरी कॉफी का, तो उसका देख लेते हैं ये क्या है. कि it was developed on 25th anniversary of FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. It has two objectives. First, it has to acknowledge the achievements of fisheries and aquacultural sector. Second, it has to gather the collective momentum in identifying and tackling the challenges and opportunity in that sector. This is a subsidiary of FAO Council, and it was established in 1965. तो कोई बता सकता है FAO कब एस्टैब्लिश हुआ था और कहाँ पे? पेरिस में एस्टैब्लिश हुआ था ना FAO. कनाडा. रोम में है शायद सर. उसका हेडक्वार्टर रोम में है, and it was established in 1945. ठीक है. So again, this COFFEE. So this is the only global intra-governmental forum where FAO members meet to review and consider the issues and challenges related to fisheries and aquaculture. So ये दूसरी चीज जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है वो देख लेते हैं. ये एक्चुअली कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने डेवलप किया था. तो इसका विजन ये है कि वी हैव टू हैव अ सस्टेनेबल एंड फूड सिक्योर वर्ल्ड, एंड द एजेंडा इज 2030. Okay, all right. So coming back to the topic of blue transformation. So actually, since it's a roadmap, so it is a targeted effort to secure and sustainably maximize the contribution of AFS, to food security, nutrition, and affordable healthy diets. मतलब ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तो दैट दे वांट सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, they want sustainable trade and value chains, and they want sustainable fisheries. Okay, so what are the expected outcomes? So they want to curb this illegal, unreported and unregulated activities. Again, इसका कोई टारगेट नहीं दिया कि to reduce the global fish loss and waste by 2030. मतलब टेंटेटिवली उन्होंने हाफ दिया है, बट एग्जैक्टली नहीं मेंशन किया उन्होंने. Then 100% of fisheries under effective management, at least 35% growth in global sustainable fish production by 2030. All forms of discrimination and abuse against women throughout the value chains to be phased out. Again, they also want to increase the global per capita fish consumption. इसका reference इसमें again आएगा कि what is India doing and what is the way forward. तो ये fish consumption का point important है. So what is the roadmap provided by FAO?
So they want to have effective governance and policies, so basically to enhance the AFS development and management, they want to increase the capacity and inclusive access. So इसमें ये भी आता है कि they want to increase the safety at sea for fishers and fish workers. Secondly, they want to increase the inclusivity and equity. So this is by providing the support to small and medium scale fish farmers. Also to ensure the growing participation of women in AFS related decision making processes and their access to leadership technologies, information resources and infrastructure. So third point is sustainability. So it is by facilitating the implementation of sustainable aquacultural practices. तो वह कैसे होगा कि मतलब उसमें हमें बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना है, रिस्टोर करना है, एंड वी आल्सो हैव टू build resilience to stressors. Again, they want to promote innovative technologies. तो उसमें एक टर्म उन्होंने मेंशन है क्लाइमेट स्मार्ट एक्वा बिजनेस फॉर एक्सपांशन ऑफ सस्टेनेबल रेजिलिएंट एक्वाटिक फूड सिस्टम. तो ये हमें मेंशन करना है क्लाइमेट स्मार्ट एक्वा बिजनेसेस. अगेन वन मोर थिंग दैट वी सॉ वाज टू एनहांस द ट्रेड. सो उसके लिए हमें इफेक्टिव वैल्यू चेन्स बिल्ड करना है, and उसका एम होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी, अगेन रिडक्शन ऑन फूड लॉस एंड वेस्टेज, and it has to be transparent, inclusive and gender equitable. Again, another way to enhance the trade is to ensure fisheries and aquacultural products have access to the international market. Lastly, this AFS for food and nutrition. So it will increase the capacity to improve national and local food control and food safety management. It will encourage the consumption of sustainable aquatic food. So this is by promoting aquatic food as a part of healthy diets and inclusion of aquatic food in the national food security and nutrition policies. So maybe there is also a scope कि जो midday meal scheme या फिर जो वो है, मतलब it can be a part of all such kind of things. So let's see what India steps taken by India towards blue transformation. So last year ये मत्स्य संपदा योजना है. तो here they want to have ecologically healthy, economically viable, socially inclusive development of fisheries sector of India. उसका एक सब पार्ट है रिवर रैंचिंग प्रोग्राम. सो उसमें हमें बेसिकली फिश का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है. Second step that is taken by India is centrally sponsored scheme on blue revolution. So उसमें we are looking for integrated development and management of fisheries. All right, and उसमें inland and marine fisheries and aquaculture दोनों में focus करेंगे. Thirdly, fisheries and aquacultural infrastructural development fund. So it is a dedicated fund created for providing interest subvention for development of identified fisheries infrastructure facilities. Then we have inclusion of fishers and fish farmers under Kisan Credit Card Scheme. We also have Matsya Setu app. तो उसमें renowned aquacultural experts अपनी advice देंगे. And lastly, we have National Policy on Marine Fisheries 2017. तो उसमें it provides guidance to explore sustainable use of oceanic fisheries resources within the EEZ of India. Okay. Yeah, this is it. cool है. इसमें ये वाला स्कीम जरूर देख लेना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बिकॉज इसमें टारगेट जो है बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है. जैसे अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए हमारा टारगेट है इसमें 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, बाय ईयर 24-25. ठीक है, यहाँ तक हमें 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट इस फिशरी सेक्टर के अंदर करना है, प्लस क्रिएट जॉब्स फॉर एटलीस्ट 50 लाख पीपल. ठीक है, वो इनडायरेक्ट पीपल, ठीक है, तो वो आप जोड़ सकते हो. तो बहुत एम्बिशियस टारगेट है. अगेन उसके नीचे ये सब प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया, रिवर रैंचिंग. तो रिवर रैंचिंग में बेसिकली करते क्या हम लोग कि कुछ ऐसी फिशेस होती है जो पैदा फ्रेश वाटर में होती है, बट दे लिव मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन मरीन वाटर. तो रिवर रैंचिंग प्रोग्राम में ऐसी फिशेस को हम लोग कैप्टिविटी में ब्रीड करेंगे, फिर जैसे वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी हम उन्हें नदी के अंदर छोड़ देंगे. वो नदी के रास्ते
जाते हुए समुद्र में अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगी, बट जब उन्हें एग्स ले करने होंगे, ठीक है, क्योंकि फिशेस ब्रीड बाय रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, तो वो एग्स ले करने वापस रिवर की तरफ आएंगी, फ्रेश वाटर की तरफ, ठीक है। तब तक वो बड़ी भी हो चुकी होंगी और तब उनको हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आइडिया है रिवर रैंचिंग प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और किसी को कुछ और ऐड करना है? हाँ सर, रिसेंटली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अरुणाचल प्रदेश में दैट स्टेट हैज गॉट इट्स फर्स्ट एक्वाटिक म्यूजियम या फिश म्यूजियम बोलते हैं। तो PM has announced that every state in each union territory will get a integrated aqua park. मतलब उस पार्क में we'll be harvesting the fishes and also processing them, and also I think export भी करेंगे वहीं से। It comes under the मत्स्य संपदा योजना। एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वाकल्चर वी आर नॉट ओनली लिमिटेड टू फिश, ठीक है। व्हेन वी आर लिमिटेड ओनली टू फिश तो उसको बोलते हैं पिसीकल्चर। एक्वाकल्चर में वी आर एक्सपैंडिंग आवर एरिया टू अदर एक्वेटिक एनिमल क्रिएचर्स लाइक क्रैब्स, लॉबस्टर्स और प्रॉन्स, वो सब, ठीक है, वो सब भी आ जाते हैं इसके अंदर। सो ये देख लेना। आगे चलते हैं, न्यूज इन शॉर्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट देखिए, ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट। तो ये मल्टीपल एजेंसीज ने एक साथ आकर ये रिपोर्ट निकाली है। तो इनमें कौन कौन है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, और यूएन के क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन जो है, इन लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज की है। तो ये अपनी तरह की एक पहली रिपोर्ट है विच वाज रिक्वेस्टेड एट द COP26, ठीक है, जो लास्ट ईयर जो ग्लासगो में हुआ था, राइट, ठीक है। तो वहां पे इस चीज को रिक्वेस्ट किया गया था और उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट के अंदर हम लोग वर्ल्ड की जो 2/3 ग्लोबल इकोनॉमी है उसको कवर करें, इंक्लूडिंग इंडिया। और इसका एम ये है कि हमारे जो एक्शंस और जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 की सेक्टर की तरफ अलाइन हो जाए। ये 5 की सेक्टर कौन है? ये ऐसे सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं। तो ये नाम देख लेना, यूपीएससी में ऐसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा एमिट कहाँ से होता है। तो अगर रैंकिंग की बात करूँ तो सबसे ज्यादा होता है एनर्जी में या पावर में, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। फिर सेकंड पे ये ट्रांसपोर्ट आ जाता है, फिर स्टील, हाइड्रोजन और बाकी इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर भी इसमें एक मेजर प्रोड्यूसर है कार्बन एमिशन का, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए अपने को। सेक्टर वाइज इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए क्या क्या है ये चीज। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट ये थी कि 5 की एरियाज पे फोकस करना है ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट वो इस तरीके से हो कि इस एरिया, इन सेक्टर्स के अंदर ग्रीन हाउस का जो एमिशन है वो कम हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये निकाला है यूनेस्को ने। इसका टाइटल था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक। तो सरफेस वाटर तो हमें पता है कि वो दिखता ही रहता है, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। हम उसका कंजम्पशन करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कितना और कितना हमारे पास अवेलेबल है। इट्स एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। सो क्योंकि ग्राउंड के नीचे रहता है तो इसलिए उसको देख पाना या एस्टिमेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी डायरेक्शन में ये रिपोर्ट निकाला गया है कि जो ग्लोबल कंसर्न है अबाउट द शार्प राइज इन विड्रॉल ऑफ फ्रेश वाटर, और उसकी वजह से जो स्कैरसिटी फेस करनी पड़ रही है या और भी बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं लोगों को, उसके बारे में डील करता है। जैसे अगर हम करंटली बात करें तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिजल्ट्स इनटू लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स कमिंग ऑन टू द सरफेस, ठीक है, जैसे कि यूरेनियम होगा। तो आपने सुना ही होगा पंजाब में इसके केसेस बहुत आ रहे हैं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर हो रहा है और उसकी वजह से कैंसर के केसेस जो काफी बढ़ रहे हैं पंजाब साइड के अंदर। तो ये पता होना चाहिए। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग बोले अगर उस पर थोड़ा देखें तो ग्राउंड वाटर प्रोवाइड्स हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज बाय ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये तो वर्ल्ड के कंटेक्स में। अगर इंडिया के कंटेक्स में हम बोले तो इंडिया में ऑलमोस्ट 80% जो है हमारा पानी का जो कंजम्पशन है वो फुलफिल हो रहा है थ्रू ग्राउंड वाटर, ठीक है, इंडिया के रेस्पेक्ट में। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैलेंजेस की बात करें तो पुअरली अंडरस्टूड है, अंडर वैल्यूड है, मिसमैनेज और इवन अब्यूज,
ठीक है, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी पंजाब के अंदर किसानों को, तो अब वो वैल्यू नहीं करते उस चीज को, रिसोर्स को, और वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर जाते हैं। नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है, तो पहले ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबली यूज करना है, अनेबलिंग एन इफेक्टिव लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो इंडिया ने तो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है इसके लिए, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ प्रिंसिपल दैट गवर्न्स ट्रांस बाउंड्री एक्यूफर्स। ठीक है, तो कंट्रीज आपस में भी एक्यूफर शेयर करती हैं। तो एक्यूफर क्या होता है, एक्यूफर ऐसा कोई अंडरग्राउंड वाटर का एक रिजर्वॉयर हो सकता है, ठीक है, जहां से आप वेल्स के थ्रू पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसे एक्यूफर्स ट्रांस बाउंड्री लोकेशन पे भी हो सकते हैं, ठीक है, कि दो कंट्रीज के बॉर्डर में हो गए, तो वहां पे एक इंटरनेशनल जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। दिस प्रमोट्स SDG 6। तो SDG 6 क्या है, इंश्योर availability and sustainable management of water and sanitation for all. Groundwater is central to fight against poverty, food and water security, resilience of communities against climate change, creation of decent jobs, और lastly socio-economic development. तो ये ग्राउंड वाटर इन सब चीजों से रिलेवेंट है। फर्दर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो आप इंडस्ट्री वगैरह वगैरह इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर। अब इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो क्या हमारे पास कोई ग्राउंड वाटर के लिए अथॉरिटी है? किसी को आइडिया है ऐसी कोई अथॉरिटी के बारे में? Central Groundwater Commission under Environment Act. कमीशन नहीं है, वो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, CGWA। ठीक है, ये हमारे पास है। एक्ट आपने सही बोला, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है हमारे पास ये अपने को पता होना चाहिए। और दूसरा चीज है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, कि जो अथॉरिटी है ये NOC वगैरह देती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है, कि कोई इंडस्ट्री है अगर वो किसी वाटर स्टैट एरिया के अंदर अपना काम शुरू करना चाहती है, तो पहले ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से NOC लेना पड़ेगा। ये जो कंसर्न का स्टेट का जो भी वाटर अथॉरिटी है उससे NOC लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। यूपीएससी ने इसके बारे में एक बार प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई थिंक 2020 के अंदर पूछा हुआ है, तो पता होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट वन वाटर अप्रोच है, तो ये कुछ नहीं है, एक होलिस्टिक व्यू लेने की बात करा विद रिगार्ड्स टू वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये ऐसा मान रहे हैं कि वाटर जो है एक फाइनाइट रिसोर्स की तरह हमें मानना चाहिए, और उसका रिसाइकलिंग और रीयूज होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर सभी प्रकार के वाटर सप्लाई है, चाहे वो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वेस्ट वाटर है, सभी का जुडिशियस यूज होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगेन प्री के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि इसरो के अंडर आता है। ठीक है, इसरो के अंडर, ये हैदराबाद के अंदर लोकेशन है इसका। तो ये सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करेगा वाटर बॉडीज की टू वेरियस सिटीज, ताकि वो एक रिजुविनेशन कर सके उन वाटर बॉडीज का। तो अभी तक कुल 219 सिटीज को इसके अंदर वाटर बॉडीज के जो इमेजेस हैं वो दी जा चुकी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें 76 स्टार्टअप्स को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 20 लाख ईच का, ताकि वो वाटर सप्लाई और यूज वाटर मैनेजमेंट, वाटर बॉडी रिजुविनेशन, इस टाइप के काम कर सके। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे चलते हैं, स्वच्छ सुजल प्रदेश। मीनवाइल यार, किसी को कहीं पे भी ना कोई पॉइंट ऐड करना हो तो वो जैसे ही टॉपिक खत्म हो तो एक बार रोक के कर देना, बिकॉज टॉपिक काफी सारे हैं, तो मैं ज्यादा बार बार वो नहीं पूछ लूंगा कि किसी को डाउट है कि नहीं है। तो अगर किसी को लग रहा है कोई पॉइंट है या कुछ पूछना है, तो जैसे टॉपिक खत्म हो पूछ लेना अपने आप से। नेक्स्ट एक्चुअली स्वच्छ, मुझे ये ग्राउंड वाटर में एक पॉइंट ऐड करना था, मतलब दिस इज जस्ट बोलिए। एन एडिशनल केस स्टडी और एग्जांपल दैट यू कैन ऐड। तो there is a NGO called as चिराग, तो उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल हिमालयन रूरल एक्शन ग्रुप। तो उसके एक रिसर्चर्स थे, टीम बोल के, TIM, मतलब सम अमेरिकन फेलो। तो what he has done, the research that he has conducted was कि based on the vegetation that you see on the ground, like on the top,
उसके बेस एंड उसके बेसिस पे यू कैन प्रेडिक्ट द ग्राउंड वाटर फ्लो बिलो। ये हाँ, थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब अच्छा रिसर्च था। सो दैट तो उसका केस स्टडी भी, मतलब दे द इन ट्राइबल एरियाज दे पुट अप हैंड पंप सिस्टम बेस्ड ऑन दैट रिसर्च। सो cool. ठीक है, आगे चलते हैं। स्वच्छ सुजल प्रदेश है। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो पहला हैव बिकम द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। तो स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है एक तरीके का सर्टिफिकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है वो देता है। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट है। पहला है सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। ओपन डेफिकेशन फ्री, जो हम स्वच्छ भारत अभियान के अंडर देते हैं। ठीक है, ये स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अंडर ये सर्टिफिकेशन देते हैं। फिर है क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन। ठीक है, लाइक कन्वर्जेंस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, प्लानिंग एक्सेट्रा। सो ऑल विलेजेस ऑन अंडमान एंड निकोबार हैव रिसीव्ड द हर घर जल सर्टिफिकेशन। तो कोई ब्रीफली बताना चाहेगा व्हाट इट वाज हर घर जल स्कीम? टैप वाटर प्रोवाइड कराना है कहाँ पे? रूरल एरियाज में, टू एवरी हाउस होल्ड। और इसमें एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर है, वो क्या है? 5 55 liters per capita. पर कैपिटा पर डे। ये यूनिट है, इतना पानी देना पड़ेगा इसमें। आगे चलते हैं। जल दूत ऐप, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। आइडेंटिफाई करेगा ग्राउंड वाटर लेवल इन सेलेक्टेड विलेज। ठीक है, जो भी विलेज इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे उनको। और इसमें ग्राम रोजगार सहायक टू मेजर द वाटर लेवल ऑफ सेलेक्टेड वेल ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, पहले प्री मानसून में और फिर पोस्ट मानसून में। और इसका जो डेटा है ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान और महात्मा गांधी मनरेगा योजना जो है उसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा मनरेगा योजना के अंदर अब गांवों के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो किसान हैं वो मनरेगा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि उनके जो खेत है या जो फील्ड है उसके अंदर एक वाटर कलेक्शन बॉडी बनाया जाए। ठीक है, एक पॉन्ड टाइप का बना सकते हैं छोटा सा, या एक टैंक बना सकते हैं मनरेगा के थ्रू। और उस टैंक के अंदर वो वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। और जब लीन सीजन होगा यानी पानी नहीं बरस रहा होगा या ग्राउंड वाटर थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर वो उस टैंक से पानी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन। अगेन एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है कॉल्ड इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो ये सऊदी अरेबिया में है। तो ये जो एजेंसी है इसका को फाउंडिंग पार्टनर है सीमेंस एनर्जी एंड 13 कंपनी इंक्लूडिंग टाटा स्टील, जिंदल स्टील हैव लॉन्च द ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, तो अभी हमने बात किया कि इंडस्ट्रीज जो है खासकर स्टील या आयरन वाली, ये बहुत लार्ज स्केल पे कार्बन एमिशन करती हैं। तो इसीलिए ये डीकार्बनाइजेशन में आप देख रहे हो कि स्टील कंपनीज या इंडस्ट्रीज जो है इन्वॉल्व है। सो इसका एम ये है कि हम एक्सेलरेट करें नेट जीरो एम्बिशंस एंड डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन इन परस्यूट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। स्ट्रेंथन करेगा डायलॉग कोऑर्डिनेशन बाय इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर फ्रॉम अक्रॉस द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो पीपीपी कह सकते हो इसको एक तरीके से, पब्लिक भी और प्राइवेट भी साथ आएंगे। और इस मीटिंग का जो इस अलायंस का जो पहला मीटिंग है ये शर्म अल शेख में होगा। अभी शर्म अल शेख जो है पता होना चाहिए कहाँ है, इजिप्ट में है। और यहाँ पे COP27 हो रहा है अभी। ठीक है, एज वी स्पीक COP27 इज हैपनिंग ओवर देयर। तो डीकार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम कार्बन जो एमिशन कर रहे हैं वो रिड्यूस करें, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कम कर पाएंगे। सो दिस वाज अबाउट इट। अब स्टेप क्या लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा इस डायरेक्शन में? पहला है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। ठीक है, तो इसके अंदर हम सर्टिफिकेशन देते हैं और फिर वो सर्टिफिकेट जो है ट्रेडेबल हो सकते हैं ऑन मार्केट। ठीक है, कि अगर किसी ने कम एमिशन किया है तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट जो है उसको मिलेंगे और वो फिर सर्टिफिकेट उन कंपनीज को बेच सकता है जिन्होंने जो अपना टारगेटेड एमिशन है उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल सोलर मिशन। तो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाओ, क्योंकि हमने देखा एनर्जी या जो पावर सेक्टर है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है। और फिर एलईडी प्रोग्राम है ताकि हमारा जो लाइट की जो कंजम्पशन है वो या जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो कम कर सके, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा सके।
ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट इट। थोड़े से यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक आपको चीजें दी गई है, जैसे अगर अगर बात करूं कि स्टील या इंडस्ट्री में हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि स्टील इंडस्ट्री है उसमें कैसे हम डीकार्बनाइज कर सकते हैं। तो हम करंटली कोल का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं बर्निंग के अंदर। पावर सेक्टर में भी कोल का इस्तेमाल करते हैं बॉइलिंग के लिए, ठीक है, हीट प्रोवाइड कराने के लिए। तो उसकी जगह हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ फर्नेंसेस, ठीक है, आजकल इलेक्ट्रिक फर्नेंसेस आने लगी है। तो ये सब करके हम लोग जो फॉसिल फ्यूल है उसका जो यूज है इन इंडस्ट्रीज के अंदर उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एमओयू बिटवीन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आईसीएओ जो है ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो सिविल एविएशन जो है, ग्लोबल सिविल एविएशन, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस एमओयू के थ्रू बेसिकली ये बोला गया है कि हम जो CO2 एमिशन का जो ग्रोथ है उसको चेक करेंगे, ठीक है, यानी उसको कंट्रोल करेंगे। सो एविएशन सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ऐसे कह सकते हैं इसको, कि ट्रांसपोर्ट के अंदर आ गया। और जैसा कि हमने देखा थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। तो यहाँ पे केवल अगर एविएशन सेक्टर की बात करें तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 2.5% ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन, ठीक है। अभी इंडिया ने बहुत सारे सोलर पावर्ड एयरपोर्ट रेलवेज लॉन्च किए हैं। तो इस डायरेक्शन में आपको ये पता होना चाहिए, कोची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। यहाँ का आई थिंक कोची का रेलवे स्टेशन भी इंडिया का शायद पहला ही फुली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन है। तो अभी इंडिया ने जो टारगेट रखा है वो 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रखा है बाय 2022। अभी COP26 के अंदर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रख दिए हैं बाय द ईयर 2070। सिमिलरली हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो प्रोडक्शन है एनर्जी का वो 500 गीगावाट तक रहेगा, ठीक है। तो आपको पंचामृत याद आ जाना चाहिए यहाँ पे। सो दिस वाज अबाउट इट। ISA आप जानते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंडिया लेड इनिशिएटिव है। और शुरू में ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए लिमिट रखा गया था, लेकिन अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कंट्री जो कि यूएन का मेंबर है वो भी इसका पार्ट बन सकती है, ठीक है। तो दिस वाज लॉन्च एट द पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बाय इंडिया एंड फ्रांस। और एम क्या है कि हम लोग सोलर पावर जनरेशन जो है उसको बढ़ावा दें, ठीक है। ICAO ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और शिकागो कन्वेंशन के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। बाकी आई थिंक इतना लेप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट एक मल्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन UNEP, इसके अलावा और भी कई एजेंसीज जो हैं इसको मिलकर निकालती है। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट और जो रिस्पॉन्सेज है उन्हीं के बारे में बात करता है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस रिपोर्ट में, जनरल चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वही चीज़ लिखी हुई है, तो विल नॉट बी लुकिंग इनटू दैट। आगे चलते हैं, ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड। तो ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है ये ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022 के लिए ये निकाला है अभी रिसेंटली। तो इस रिपोर्ट में ये चीज़ बोला गया है कि सिंस 2017 ये जो रिपोर्ट है ये निकाली जा रही है इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ओशनिग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को, ठीक है। इसके साथ और इसके कुछ पार्टनर बॉडीज हैं उनके साथ ये निकाली जा रही है। अभी हाईलाइट क्या किया गया है इसमें कि बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन पहली बार किए गए हैं और आइडेंटिफाई किए गए गैप्स इन द सिस्टम। सो इट पॉइंटेड आउट इनइक्वालिटी इन द ऑपरेशनल सर्विसेज अक्रॉस इंडियन अटलांटिक एंड सदर्न ओशन, ठीक है। सदर्न ओशन ये एंटार्क्टिक के ऊपर वाला जो है उसको सदर्न ओशन बोल देते हैं हम लोग। तो की फाइंडिंग इसकी ये रही थी कि 26% ऑफ द 40 गीगाटन ऑफ कार्बन एमिटेड बाय द एटमॉस्फेयर एनुअली, ठीक है, उसमें 26% जो है वो ओशन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये जो कार्बन एमिशन है ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो एब्जॉर्प्शन है बाय द वाटर या ओशन वाटर वो बढ़ेगा। और जैसे जैसे ओशन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर जो है या ओशन वाटर एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। एसिडिक क्यों? क्योंकि CO2 को जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक वीक कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को उसने एब्जॉर्ब किया और वीक कार्बोनिक एसिड बनाएगा।
वीक कार्बोनिक एसिड, क्योंकि आपको पता है एसिड जो होता है वो बहुत सारी चीजों को डिमिनिश कर सकता है, जैसे कोरल्स को। ठीक है, कोरल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर रहता है, तो उनको डिसॉल्व करना शुरू कर सकता है। ठीक है, कई सारे ऑर्गेनिज्म के शेल्स जो होते हैं, ठीक है, मोलस्क वगैरह, उनके भी शेल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने होते हैं, तो धीरे धीरे उनको डिसॉल्व कर सकता है, तो ऐसे में बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ सकती है। नेक्स्ट, 5% of the platforms at sea carry geochemical cycle sensors, sorry, including carbon dioxide sensor। ठीक है, तो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर ये सेंसर्स और बढ़ाने की जरूरत है। एग्रो प्रोफाइलिंग फ्लोट एरे इज 15% लेस एज कंपेयर टू प्री पैंडमिक लेवल। ठीक है, तो जो एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर है, ठीक है, इन वाटर बॉडीज के आसपास, तो वो कम हो रहा है। ठीक है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो इसमें आप जैसे एल्गी का कल्टीवेशन कह सकते हो। ठीक है, एल्गी जो है लार्ज स्केल पे हम लोग शीश जो सी सोर्स होते हैं उसके अराउंड बना सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। रिकमेंडेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी टू कलेक्ट डेटा, ensure access to fair data, findability, accessibility, interoperability and reusability. नेक्स्ट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि हम कोस्टल रिस्क और कम्युनिटीज का जो है उसको कम कर सके, इम्प्रूव करे फोरकास्टिंग। अब ये इंटरनेशनल एग्रो प्रोग्राम जो है मेंटेन्स ग्लोबल एरे ऑफ 3,800 फ्लोट्स दैट मेजर प्रेशर्स, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। ठीक है, सो अप टू 200 मीटर्स ऑफ ओशन वाटर्स। सो ये बहुत सारे सेंसर बेस्ड हम लोगों ने इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, जिसको थ्रू हम लोग ओशन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको नापते हैं। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सो नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम, DMRV। ठीक है, सो ये ग्रोइंग इंटरेस्ट है कंट्रीज का इन कार्बन मार्केट टू मीट द क्लाइमेट चेंज गोल्स। तो इनोवेटिव टेक्निक्स निकल के आ रही हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन, ताकि जो रिडक्शन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में उसको ट्रैक किया जा सके। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कई बार कंट्रीज हैं वो फर्जी ग्लोबल हाउस जो गैसेस हैं उसके एमिशन के फर्जी डेटा पेश कर दे, तो हमारे पास एक रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए इसके लिए, या एक वेरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। सो ताकि हम ये जो कार्बन मार्केट जो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कर सके। सो कार्बन मार्केट्स आर ट्रेडिंग इन विच कार्बन क्रेडिट्स आर सोल्ड एंड बॉट। ठीक है, लाइक जैसे हम सिक्योरिटीज बेचते हैं स्टॉक मार्केट पे, वैसे ही हम लोग कार्बन क्रेडिट्स को बेच सकेंगे। तो DMRV system represent the first step to end the digitalization of post 2020 कार्बन मार्केट्स। ठीक है, तो यहाँ पे AI, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सेंसर, ड्रोन्स, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग असेस कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं कि जो बोला जा रहा है या जो डेटा दिया जा रहा है वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो की बैरियर्स की बात करें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो अपने आप में प्रोहिबिटिव है। सेंसिटिव डेटा ये सेंसर जो है ये कैप्चर कर सकते हैं, तो प्राइवेसी कंसर्न बन सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज के पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, सो यहाँ पे दिस वाज रिगार्डिंग डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम। तो जो ग्लोबल कार्बन मार्केट है उससे ये रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन कैप्चर। आई थिंक हिमांगी का था ये। Yes, हिमांगी आप I'll be taking over. Yeah. Am I audible? या available. Okay. Good evening to one and all. I'll be taking over with carbon capture and storage. So why it is in news? क्योंकि नॉर्वे अभी दुनिया का सबसे पहला ओपन एक्सेस CCS इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहा है, नॉर्वे का जो नॉर्थ सी कोस्ट है वहां पर। और इससे होगा क्या, ये एमिटर्स को अलाउ करेगा कि CO2 कैप्चर करे और डिलीवर करे, सेफ हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज को ध्यान में रखते हुए। ये जो कार्बन कैप्चर स्टोरेज है ये एक्चुअली में एक तरीका है कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने का।
और कार्बन एमिशंस रिड्यूस होंगे तो नो डाउट हम ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सकेंगे। इसका 3 स्टेप है CCS को परफॉर्म करने का। तो सबसे पहले हम CO2 को कैप्चर करते हैं जो कि पावर जनरेशन या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस होता है। उसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड डीप में, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS। So one U is also added here. तो यूटिलाइजेशन itself is defining कि आप इसको रीयूज कर सकते हो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। तो एक होता है CCS, दूसरा होता है CCUS। These are the two major things which one should keep in mind. Now next topic, इनोवेशन रोडमैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। तो IRMIB के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि बायो रिफाइनरी क्या है। तो बायो रिफाइनरी में जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी डिफाइन करता है वो बोलता है कि सस्टेनेबली आप प्रोसेस करते हो बायोमास को स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जीज में, बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, हीट हो गया, ये सारी आप जनरेट कर रहे हो एनर्जी विद द हेल्प ऑफ बायोमास। So this is what is biorefinery. Now, India has announced innovation roadmap of the mission integrated biorefineries, global clean energy action forum, इसके बारे में हम सबको मालूम ही होगा। और ये डेवलप हुआ है को लीड्स फ्रॉम ब्राजील, कनाडा, यूके, यूरोपियन कमीशन, ये कंट्रीज ध्यान में रखिएगा। और इससे क्या होगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आपके गैप्स और चैलेंजेस जो कि करेंटली अवेलेबल हैं बायो रिफाइनिंग वैल्यू चेन्स में। 8 की एक्शंस जो मिशन में हमारे मेंशन्ड है, इस मिशन में IRMIB जो मिशन है उसको आप प्रायोरिटाइज करोगे, मिशन का ओवरऑल पाथ जो है वो गाइड करोगे और अचीव करेगा, गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज 7th मिशन है मिशन इनोवेशन के अंडर, ओवरऑल 8 है। अप्रैल 2022 में ये लॉन्च हुआ था, इससे पहले भी हुए हैं पर ये जो 2022 वाला था ये रिसेंट था। MI मिशन इनोवेशन ग्लोबल इनिशिएटिव है, कैटलाइजिंग अ डेकेड ऑफ एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। MI में अभी करेंटली 22 कंट्रीज हैं इंक्लूड प्लस यूरोपियन यूनियन, और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, तो ये ध्यान में रखना। MIB aims at greater international collaboration and financing for energy RD&D अगले आने वाले 5 सालों तक के लिए। तो इसका गोल है कि डेवलप करो, डेमोन्स्ट्रेट करो इनोवेटिव सॉल्यूशंस को ताकि हम एक्सेलरेट कर पाए कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। टारगेट है कि 10% फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो है केमिकल्स और मटेरियल्स उसको हम रिप्लेस करेंगे बायो ऑल्टरनेटिव्स 2030 के एंड तक। प्रायोरिटाइज करता है आपके 8 कोलैबोरेटिव एक्शंस को जो कि 3 पिलर्स के अंडर ऑर्गेनाइज्ड हैं। पहला पिलर है सपोर्टिंग रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरा एक्सेलरेटिंग पायलट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, तीसरा इम्प्रूविंग पॉलिसी एंड मार्केट कंडीशंस। अब MIB के जो बेनिफिट्स हैं यहाँ जो मेंशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिल द वॉइड बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड चैलेंजेस विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क टू पॉलिसी मेकर्स, कैसे क्या करना है, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारे पास। Specific financing proposals across the entire spectrum, help in a virtuous cycle of public and private investment। तो इतना हमें ध्यान देना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2020 रिपोर्ट। IRENA ने इसको पब्लिश किया है। IRENA मतलब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो इसमें जो बताया है इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स वो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इंडिया का जो गोल है 500 गीगावाट एनर्जी का जो गोल है नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030, अगर हम इसे अचीव करेंगे तो 3.4 मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इंडिया अकाउंटेड फॉर अबाउट 18% ऑफ ग्लोबल हाइड्रो पावर एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद ब्राजील है। अदर की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट में? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने अभी तक 12.7 मिलियन पीपल
अक्रॉस द वर्ल्ड को एम्प्लॉयमेंट दिया है। सोलर एनर्जी वाज फाउंड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। जो शेयर ऑफ वुमेन है डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी में वो अभी भी लो है, स्पेशली जब हम स्किल्ड जॉब्स की बात करते हैं। रिपोर्ट बताता है कि जो जॉब क्वालिटी और लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उसके इशू को बताता है इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। ट्रेड डिस्प्यूट्स, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज, रीइंफोर्सिंग इंटरेस्ट, ये सब भी इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है। ये जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स आ रही बाय इंडस्ट्री है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या है कंडीशन। हाइब्रिड पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइब्रिड नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग देयर इज मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 और 2 कंपोनेंट्स। तो अडानी ग्रीन ने कमीशन किया है दुनिया का सबसे बड़ा 600 मेगावाट सोलर और 150 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट जो कि जैसलमेर में होगा, उसको कमीशन किया अडानी ग्रुप ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 600 मेगावाट सोलर और 150 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइब्रिड पावर प्लांट्स वो प्लांट जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं 2 या उससे ज्यादा सोर्सेस को इन्वॉल्व करके। एग्जाम्पल पर इसमें दिया हुआ है सोलर और विंड को हम कर लेंगे मिक्स, या सोलर हाइड्रोलिक या सोलर बायोमास, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे बेनिफिट्स क्या होंगे कि आपकी जो इंटरमिटेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी पावर की वो रिड्यूस होगी, सप्लाई स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, इंक्रीज करेगा कैपेसिटी फैक्टर को और ऑप्टिमाइज करेगा आपके ट्रांसमिशन नेटवर्क यूटिलाइजेशन को, और इस ऐसे ही बहुत सारे फायदे। अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव्स भी होंगे। तो हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बहुत ज्यादा महंगा, कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोलिंग प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि जहां 2 सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, बट ऑब्वियस वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डार्क स्काई रिजर्व। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व हैनले में, हैनले लद्दाख में है, जो कि चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। तो चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये लद्दाख में है। हैनले में डार्क स्काई रिजर्व, देयर आर 3 important point in first paragraph. Now next is it will be one of the world's highest located site ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रे टेलीस्कोप्स के लिए, और इससे हमारे जो एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म है इसको बढ़ावा मिलेगा, लोकल टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, और इससे इकोनॉमी और साइंस दोनों ही हमारा बेनिफिट होगा। डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है? डार्क स्काई रिजर्व एक तरह का प्लेस है जहां पर कि आप ट्रैक्ट ऑफ लैंड या रीजन मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस, मतलब नेचुरल लाइट ही वहां पर होती है, आर्टिफिशियल लाइट बस नाम मात्र की होती है, उसको बोलते हैं डार्क स्काई रिजर्व। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन जो है वो यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट डेजिग्नेट्स प्लेस। तो ये जो डार्क स्काई रिजर्व है इसको कौन बताता है कि ये डार्क स्काई रिजर्व होगा, लद्दाख का हैनले डार्क स्काई रिजर्व होगा? तो वो बताता है यूएस की इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। ये एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व्स, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया दे मीट, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब हैनले के बारे में जान लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हैनले लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट रीजन है वहां पर है और ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस से काफी दूर। क्लाउडलेस स्काइज है यहाँ पे, लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है, जिससे कि बेस्ट साइट्स इन वर्ल्ड इसको अवेल करता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हाई ऑल्टीट्यूड स्टेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये भी यहाँ पर है। माउंट सरस्वती नीलमखुल प्लेन हैनले वैली में है, वहां पर है ये आपका इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और जो प्रोमिनेंट टेलीस्कोप्स हैं आईएओ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के, वो हैं हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, ग्रोथ एटसेट्रा। अब चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें बॉक्स में भी मेंशन किया है, इसको प्लीज पढ़ें। लोकेटेड है लद्दाखी चांगथांग प्लेट्यू में
home to highest lake on earth. Very important point. Highest lake on earth is in India, in Ladakh. उसका नाम है सोमोरिरी. सोमोरिरी. It is located. It is also believed to include the world's highest village. साथ ही साथ दुनिया का सबसे ऊंचा विलेज भी यहीं पर है. विलेज का नाम है कोरजोक विलेज. Species found include snow leopard, Tibetan wolf, wild yak, bharal, brown bear, etc. So with this, I conclude my topic. Any more suggestions or questions? चांगथांग प्लेटो की हमने बात करी तो यहाँ पे एक ट्राइब रहती है कॉल्ड चांगपास, ठीक है. और चांगपा ट्राइब जो है काफी फेमस है बिकॉज एक तो एक टेक्सटाइल ये लोग प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है पश्मीना, ठीक है. और ये पश्मीना ये बनाते कैसे हैं, यहाँ पे एक गोट होती है जिसका नाम होता है पश्मीना, ठीक है. पश्मीना गोट से उसके जो कवर होता है, थोड़ा वूलन कवर होता है, उसको उतार के उससे ये पश्मीना शॉल ये बनाते हैं लोग, ठीक. और अभी इसलिए भी फेमस है बिकॉज जो बात चल रही है कि चाइना हमारे लद्दाख रीजन में इंकर्जन कर रहा है, बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है. तो चांगपा ट्राइब्स के थ्रू ही पता लगता है बिकॉज चांगपा ट्राइब्स अलग अलग डिफरेंट इंटरव्यूज में आके इन्होंने बोला है कि जो इनका ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया था अब वो बहुत रिड्यूस कर दिया है चाइनीज फोर्सेस ने आके, ठीक है. तो इसलिए भी ये बार बार न्यूज में आ रही थी, सो पता होना चाहिए. ऑलराइट, कूल है. आगे चलते हैं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई थिंक एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से. तो अभी हम लोग 35 ईयर हो चुके हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को. तो September 16 is celebrated as International Day for Preservation of Ozone Layer. तो अभी थीम क्या था, मॉन्ट्रियल एट 35, ठीक है, कि 35 साल हो गए. तो रिकग्नाइज कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये वियना कन्वेंशन के रिस्पॉन्स में आया था. बैक इन 1985 वियना कन्वेंशन फॉर्म हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री सब एक साथ आए और इन्होंने बोला हम ऐसे सब्सटेंसेस जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, माइंड यू ग्लोबल वार्मिंग गैसेस और ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस में डिफरेंस होता है, ठीक है. तो ओजोन डिप्लीटिंग कोई भी सब्सटेंस है जैसे कि फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हमें इलिमिनेट करना है ताकि जो ओजोन होल बन रहा था अंटार्कटिका के आसपास वो बंद हो जाए. नेक्स्ट, it is the only UN treaty that has been ratified by all 198 members. तो ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट है कि एकमात्र ट्रीटी है जो सभी मेंबर स्टेट ने यूएन के साइन करी हुई. इंडिया बिकेम अ पार्टी 1992 और अभी तक जो टारगेट रखे गए हैं फेज आउट करने के लिए वो सब इंडिया ने मीट किए गए. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको रिप्लेस किया विद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है. अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं ओजोन लेयर को, बट दे आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बाद में एक अमेंडमेंट आता है जिसका नाम है किगाली अमेंडमेंट, ठीक है. किगाली अमेंडमेंट में हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को एलिमिनेट करने की बात करें. तो डिफरेंस पता होना चाहिए. हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस लिए एलिमिनेट किया, बिकॉज ये ओजोन डिप्लीटिंग था, इसकी जगह हम लेके आए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. लेकिन बाद में पता लगा कि ये हम जो सोल्यूशन जिसको बोल रहे हैं ये भी अपने आप में एक विलन है. ये ओजोन को डिप्लीट तो नहीं कर रहा लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा है. तो फिर हमने बोला कि अब इसको भी एलिमिनेट करने की जरूरत है. फिर किगाली अमेंडमेंट आया. सो उसके बाद HFC को एलिमिनेट करने की बात चल रही है. तो क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया अप्रूव रैटिफिकेशन ऑफ किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 2021, ठीक है. रैटिफाई मतलब अपने डोमेस्टिक लॉज के अंदर उसे एनफोर्स कर दिया. तो यही था इसके अंदर. आगे चलते हैं. स्टॉकहोम कन्वेंशन. स्टॉकहोम कन्वेंशन कई बार ना इसकी जगह कॉन्फ्रेंस लिख देता है, तो कॉन्फ्रेंस वो 1972 वाला है, ठीक है. और स्टॉकहोम कन्वेंशन जब हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशन ऑन कंट्रोलिंग ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट. परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि लंबे समय तक
एनवायरनमेंट में रहते हैं, डिग्रेड नहीं होते और पोल्यूट करते हैं, ठीक है। सो अभी हमारा जो कमेटी है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर जो कमेटी है, ये एक मीटिंग इन्होंने कॉप किया था, ठीक है। जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो सब मिलती है, और कुछ केमिकल्स हैं जिनको कंसिडर किया गया कि इनको बैन करना चाहिए, ठीक है। तो इट रिकमेंडेड लिस्टिंग ऑफ डेक क्लोरेन प्लस यूवी 328 अंडर एनेक्स 1 ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। इसके अलावा ऑन मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन्स एंड लॉन्ग चेन पर फ्लोरो कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो यूपीएससी ना इसमें इस टाइप से सवाल पूछ लेता है कि डेक क्लोरो एन प्लस या यूवी 328 ये क्या है, ठीक है। इस टाइप से यूपीएससी ने ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे। तो ऐसा कोई नया अगर कोई केमिकल आता है जो इन्होंने कंसिडर किया, तो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ ये केमिकल था जो पीओपी के अंडर है। इनफैक्ट हमारा जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो भी स्टॉकहोम कन्वेंशन के हिसाब से जो केमिकल ये लोग बोलते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इंडिया में उस चीज को बैन कर दे। अब आगे इसके अंदर क्लोरोपायरोफिस पेस्टिसाइड जो है उसको भी कमेटी ने डिसाइड किया है कि इसका जो कंसिडरेशन है अभी के लिए डिफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी लिस्ट में नहीं इंक्लूडेड है कि ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। सो अगर स्टॉकहोम कन्वेंशन की जब बात करें तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पे जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को जो डिग्रेडेशन हो रहा उससे बचाने के लिए हम लोगों ने इसको बनाया है। लीगली बाइंडिंग है, इंपॉर्टेंट है। जब भी ये बाइंडिंग वाला शब्द देखोगे ना तो फटाफट मार्क कर लेना या कहीं पे लिख लेना, बिकॉज इस टाइप की चीजें आपसे यूपीएससी में पूछेगा। तो ये थोड़ा सा आई फॉर द डिटेल जो है वो अपने को रखना है, और इस टाइप की इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखना। सो इंडिया ने रेटिफाई कब किया था स्टॉकहोम कन्वेंशन को? 2006 में। और रूल जो है इसके 2018 के अंदर हम लोग लेके आए थे। इसके अलावा कुछ और हेजार्डियस केमिकल और वेस्ट को लेके कन्वेंशन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने पीओपी पढ़ा, स्टॉकहोम कन्वेंशन जिसको बोलते हैं। फिर एक बेजल कन्वेंशन, तो ये कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हेजार्डियस वेस्ट, ये 1989 का है। और एक रॉटरडैम कन्वेंशन है, ये कुछ सर्टेन हेजार्डियस केमिकल और पेस्टिसाइड्स का है जिसका इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे प्रायर इन्फॉर्म कॉन्सेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कोई बताना चाहेगा ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? This is basically when a country imports some chemical substance, it has to conform with the exporting country's conditions. Let each other थोड़ा know. थोड़ा सा, हाँ मतलब बोला आपने सही, बट उल्टा बोल दिया कि जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट करता है, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो अपना वेस्ट डंप कर रहे थे इन डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। जैसे आई थिंक आपने एक साउथ इंडिया का एक मूवी है सिंघम करके, उसमें ऐसा है कि वो ऑस्ट्रेलिया से सारा वेस्ट लाके इंडिया में डंप कर देते हैं। तो ऐसी सेम चीज जिनको वो लोग डिस्पोज नहीं कर पा रहे थे तो वो डंप कर देते थे डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अफ्रीका, यहाँ पे आके डंप कर देते थे। तो उसको रोकने के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया कि कोई भी एक्सपोर्टिंग कंट्री है उससे पहले प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा कि उस कंट्री में जिसमें ये वेस्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है या इंपोर्ट करवाया जा रहा है, ठीक। तो ये था प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। आगे आई थिंक यही, अच्छा विक्टर का ही है। विक्टर, ये वाला पार्ट हो गया या आपको और ऐड करना है इसमें? सर एक्चुअली ये थोड़ा ऐड करना है इसमें, बिकॉज देर आर टू इम्पोर्टेंट बोलो। केमिकल्स जो इसमें हैं। आई शॉर्ट में बता देती हूँ। तो पीआईसी जैसे हमने देखा रॉटरडैम कन्वेंशन के अंदर आता है। तो रॉटरडैम कन्वेंशन में देयर इज अ सब्सिडियरी बॉडी कॉल्ड केमिकल रिव्यू कमिटी। ये इस कमिटी ने इट हैज गिवन द नेम ऑफ टू हजार्डस पेस्टिसाइड्स, और इनको रिकमेंड किया गया है कि पीआईसी में रखो इनको। तो दीज टू केमिकल्स आर आइप्रोडियोन एंड टेर्बुफॉस। तो आइप्रोडियोन जो है वो फंगिसाइड है जो ट्रीज पर यूज करते हैं, एंड इट इज अ कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक, तो इट कॉजेज कैंसर। और जो टेर्बुफॉस है दैट इज अ सॉइल इंसेक्टिसाइड्स, वो भी कुछ कुछ प्लांट्स में जैसे पोटैटोज, बीट, मेज ऐसे वाले में हम यूज करते हैं। दैट ये जो सॉइल इंसेक्टिसाइड है दिस कॉजेज हार्म टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इंडिया में there's a committee called Anupam Verma committee. It has actually permitted that people can use these
chemicals दोनों. And India is the largest exporter of the second insecticide, soil insecticide. तो इतना ही है इसमें. This is also, I mean, Rotterdam Convention also causes legally binding obligations. तो इतना ही है इसमें. I'll go to the next topic. अगला टॉपिक है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव. तो ये इनिशिएटिव एक कंबाइंड इनिशिएटिव है जो जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, MOFCC एंड यूएस के एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है. तो ये इनिशिएटिव है टू एनहांस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज एंड स्ट्रेंथन केमिकल रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर. तो 7 स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट होंगे, आंध्रा, असम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान एंड तमिलनाडु, यूपी में. तो इसमें फार्मर्स, कंपनीज एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन साथ में आएंगे. they'll increase and expand the tree coverage outside traditional forests by 28 lakh hectares. So this is basically to increase the forest coverage. This is about the initiative. तो अगला वाला है रानीपुर टाइगर रिजर्व. तो ये टाइगर रिजर्व यूपी में नए से अप्रूव किया गया है in Chitrakoot district. So it was notified under the Wildlife Protection Act, जिसमें terms and conditions for relocation and rehabilitation of scheduled tribes and other forest dwellers होगा tiger reserves में. This is actually located in Bundelkhand, and ये जो region है tiger reserve का, it has tropical dry deciduous forests, and यहाँ पर बहुत सारे cat family के wild cat family के ये भी हैं, जैसे टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर्स एक्सेट्रा. ठीक है. ये वाला जो टाइगर रिजर्व है ना, ये अभी कंट्री का 53rd टाइगर रिजर्व है. ठीक है. तो कई बार वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूमेरिकली कौन सा सुपीरियर है. आई थिंक एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, तो बड़े से छोटा अरेंज करना था. तो आपको थोड़ा न्यूमेरिकली आइडिया होना चाहिए कि कितने. हाँ, कंटिन्यू. ओके, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है नीलकुरिंजी. दिस इज अ फ्लावर which has bloomed in the Chandradrona mountains in Chikmagalur, which is in Karnataka, after 12 years. तो ये पिछले 2-3 साल से न्यूज में है. This flower is actually endemic, this flowering plant is actually endemic to Western Ghats, and ये जो पूरे Western Ghats के तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका है, उन regions में this we'll observe this plant. तो it grows at an altitude of 1300 to 2400 meters. इस फ्लावर की ये स्पेशलिटी है कि इट ब्लूम्स वंस इन 12 ईयर सीजन, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से, चेंजिंग वेदर पैटर्न्स की वजह से अभी इट्स नॉट एग्जैक्टली फॉलोइंग द 12 ईयर सीजन. और इसमें एक और वैल्यू एडिशन मुझे करना था. ये जो वर्ड कुरिंजी है, दिस इज एक्चुअली मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर की जो बुक है तुल्कापियम, उसमें इट हैज मेंशन्ड दैट संगम पीरियड में जो लैंड्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. उसमें कुरिंजी वर्ड इज मेंशन्ड which actually means hilly tracts. तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि this flower is actually bloomed in Chandradrona mountains. तो कुरिंजी is mountains. नीला is the color of the flower, blue. जैसे हम नीलगिरी को बोलते हैं blue mountains, same वही. तो this is it. तो अगले टॉपिक पे जाते हैं. हाँ, इनफैक्ट ना कुरुंजी वर्ड अब तमिल लिटरेचर के अंदर ही है. तो कुरुंजी मीन्स माउंटेन इन तमिल, एंड नीला कुरुंजी मतलब वो बिकॉज ऑफ दैट फ्लावर पूरा का पूरा माउंटेन नीला हो जाता है, इसीलिए वो नीलगिरी नाम पड़ा. गिरी मीन्स माउंटेन एंड नील मीन्स वो वाला ब्लू. कंटिन्यू. ओके, नेक्स्ट है कृतज्ञ 3.0. दिस इज एक्चुअली हैकाथन कंपटीशन बोल सकते हैं हम. दिस इज फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, और ये नेशनल लेवल पे होता है. दिस इज द 3rd वर्जन. पहले भी 1.0 एंड 2.0 हो चुके हैं. तो this is basically to ensure overall sustainability and resilience in crop production in India. तो ये वर्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं कृषि से क्री, तकनीक से त, एंड ज्ञान से ज्ञा. So these 3 words combined together we form कृतज्ञ 3.0. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स सब एक जगह पे आएंगे,
and they'll compete against each other. They'll provide some technical and innovative solutions of how to increase crop productivity sustainable way में. तो those solutions will further be used in agriculture ताकि farmers को भी help हो जाए, उनको भी थोड़ा technology, how to use technology in agriculture वो पता चल जाए. So this is basically to encourage greater adoption of technology enabled solution in the country. तो इसको कौन कौन करता है? Who organizes it? It is ICAR, Indian Council of Agriculture, एक, and along with it we have National Agricultural Higher Education Product and Crop Science Division. These three bodies together conduct this hackathon. Next topic है rule curve. I don't think ये उतना important है, but फिर भी I'll try to explain it. तो रूल कर्व एक नया सा एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट टेक्निक हम बोल सकते हैं. यहाँ मुल्लापेरियार डैम जो है वहाँ पर इसको यूज किया गया है. तो व्हाट इज इट एग्जैक्टली इज, दिस इज अ टेबुलेशन मेथड जहाँ पर हम जितना पानी स्टोर हुआ है या फिर जितना खाली जगह है डैम में, दैट इज टू बी मेंटेन्ड. मतलब हम नोट करेंगे जितना भी एम्प्टी स्पेस है पूरे टाइम में, डिफरेंट टाइम्स इन द ईयर, लाइक किस सीजन में ज्यादा है, किस सीजन में कम खाली है, ऐसे. तो ये पूरे 35 इयर्स के रेनफॉल डेटा पे ये पूरा हम एक टेबल जैसा बनाएंगे. सो तो इस रूल कर्व मेथड के अंदर वाटर इज नॉट अलाउड टू बी स्टोर्ड टू परमिसिबल मैक्सिमम लेवल एट टाइम व्हेन रिजर्वॉयर रिजर्व्स ह्यूज इनफ्लोज. जब पानी ज्यादा होगा तो मैक्सिमम लेवल पे नहीं रखेंगे पानी को. दिस इज बेसिकली टू एंश्योर डैम सेफ्टी, ताकि कुछ अर्थक्वेक या डैम का टूटना ये वो ना हो. सो दैट इज अबाउट रूल कर्व. एनीथिंग somebody wants to add here? Cool है. तो आई थिंक विद दैट एनवायरमेंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ पूछना है या कोई डाउट है?